कि जो हेलोएरिन्स हैं यानी जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं इनकी प्रिपरेशन हम किस तरह से करेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था हेलोएरिन्स या एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। हमने समझा था इनमें क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है उसके डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई हेलोजन का एटम होता है, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें हम हेलोएरिन्स या एरिल हैलाइड्स कह देते हैं। आज हम इन्हीं एरिल हैलाइड्स की प्रिपरेशन को सीखेंगे। इस कैटेगरी का जो हमारा पहला मेथड है हम उस पर बात करें तो वह है फ्रॉम बेंजीन। आपने वहां भी क्या किया था, हाइड्रोकार्बन से सबसे पहले एल्काइल हैलाइड बनाया था, तो यहाँ भी पहला काम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे हम। और एरोमेटिक सीरीज का हाइड्रोकार्बन सभी को पता है कि प्राइमरी मेंबर बेंजीन ही है। तो कैसे इस बेंजीन से आप प्रिपेयर करेंगे हेलोएरिन्स, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। तो ये कहता है कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन, पता है सभी को बेंजीन C6H6 होता है, इस तरह की बेंजीन रिंग होती है 6 कार्बन की, और उसके बीच में ये बेंजीन रिंग आपको दिखाई। इस बेंजीन रिंग का जो H एटम है वो रिप्लेस हो जाता है कब, जब आप इस बेंजीन का हैलोजिनेशन करते हैं, यानी इसकी रिएक्शन हैलोजन से करवाते हैं। ये रिएक्शन जो है इसके लिए आप किसी लुईस एसिड जैसे AlCl3 है, FeCl3 है, SbBr5 है, एंटीमनी ब्रोमाइड जो है पेंटाब्रोमाइड, या फेरिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इन तीनों में से किसी भी एक लेविस एसिड को हम लेते हैं और उसके प्रेजेंस में यहाँ बेंजीन की रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन है जिसमें आप बेंजीन से बनाने वाले हैं हेलो बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि बेंजीन जो होती हैं इनकी मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें बेंजीन रिंग का जो H एटम है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन करे, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि Cl और Cl दो सेम एटम्स है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ऐसे में बॉन्ड का होमोजेनिक क्लीवेज हो सकता है, और होमोजेनिक क्लीवेज से तो फ्री रेडिकल बनते हैं, जबकि हमें इससे दो पार्ट बनाने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस चाहिए, क्लोरोनियम आयन चाहिए, इसलिए यहाँ लेविस एसिड को आपने यूज किया। लेविस एसिड में जो सेंट्रल एल्युमिनियम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन को पूरा अपने साथ ले जाता है इस तरह से। AlCl3 Cl2 की दो Cl में से एक Cl को विद इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। Al को Cl में इंटरेस्ट नहीं है, Cl तो उसके पास ऑलरेडी है, उसको इस Cl के इन दो इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर ये इसके पास आ जाए तो एल्युमिनियम जो 13th ग्रुप का एलिमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, 3 की शेयरिंग के बाद 6 होते हैं, 2 और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ये इस तरह से बनाता है AlCl4 माइनस, विद इलेक्ट्रॉन Cl आते हैं तो Cl3 और 1 Cl Cl4 और 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेके आया, माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो Cl है इस पर आपके प्लस चार्ज आ गया। तो इस तरह से दो स्पीशीज आपके सामने आ गई। आपको निश्चित रूप से पता है, डेफिनेटली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल Cl क्या करेगा, जो इस AlCl3 की इस रिएक्शन के कारण बना है, ये यहाँ पर इस H को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह आकर के जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, बेंजीन रिंग पर से H हट गया और Cl आ गया, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यहां से जो H निकला है, जो आया है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, प्लस के रूप में, इसलिए जो जा रहा है वो भी प्लस के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और ये यहां आकर इन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से इससे बॉन्ड बना लेगा। निकलने वाला H+ बचे हुए Cl- से साथ मिलकर के HCl बना लेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब क्लोरोबेंजीन किसी लेविस एसिड जैसे FeCl3, SbR5 या
जाता है। अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझना चाहें तो हमने कहा ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? मैंने कहा दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है, जो लेविस एसिड आपने लिया है वो इसका हाइड्रोजनिक लिगेज करेगा, विषमांश खंडन करेगा और खुद AlCl4- बना लेगा और आपको इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल अब आपको मिला है वही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा किस पर? बेंजीन रिंग पर, और वहां जाकर के ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर के अटैक करेगा तो ये भी इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। आप इसे थोड़ा खोल के देखना चाहें तो आपको मालूम है बेंजीन रिंग का मतलब है अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बीच की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? हमारा ये जो पाई बॉन्ड है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर H तो था ही, अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये तुरंत ब्रेक डाउन होगा और यहाँ से H इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ जाएंगे? अंदर, और वापस अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में आपके ये देखिए 3 डबल बॉन्ड फिर से हो गए और बाहर अब H चला गया, कौन रह गया? Cl। जो H यहाँ से हटा है वो क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर आएगा AlCl4-। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया, वो न्यूक्लियोफाइल इस H+ को ले लिया। H+ ने वापस इस AlCl4- में से Cl- को ले लिया है और क्या बना दिया है? HCl बना दिया है। साथ ही HCl तो बन गया, AlCl4- में से Cl- निकल गया है, तो आपके लिए क्या बचा? AlCl3, यानी जो कैटलिस्ट था वो रिएक्शन के बाद आपको फिर से वैसे की वैसे मिल गया। यानी यहाँ AlCl3 का काम क्या है? इस रिएक्शन के लिए आपको कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। दोबारा अच्छे से सुनिए, बेंजीन की रिएक्शन जब किसी लेविस एसिड AlCl3, FeCl3 या HBr5 की प्रेजेंस में हैलोजन से होती है तो बेंजीन रिंग का H एटम हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले हमारा जो कैटलिस्ट है वो जाकर के Cl2 पर अटैक करता है, उसका हाइड्रोजनिक यानी विषमांश रिलीज करता है बॉन्डिंग का, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाता है, यहाँ से H को हटाता है और उसकी जगह खुद आकर के जुड़ जाता है। पहली बार में ये भी यहाँ आके जुड़ गया है, रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं। अब AlCl4- आया, इसमें से H को विदाउट इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अंदर आ गए और आपको क्लोरोबेंजीन मिला। HCl- को लेके HCl बना रहा और AlCl3 आपको फिर से मिल गया है। यानी AlCl3 यहाँ कैटलिस्ट है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन प्रोवाइड करना है। अब आगे बढ़े, अगर आपने इसकी जगह ले लिया यहाँ पर टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है? आपको मालूम है बेंजीन रिंग पर जब मिथाइल जोड़ देते हैं तो मिथाइल बेंजीन बनता है। इस मिथाइल बेंजीन को ही आप क्या कह देते हैं? टोल्यूइन कह देते हैं। ये मिथाइल बेंजीन ले लिया, इसको आपने टोल्यूइन कह दिया। जब पहले से कोई एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो देखिए उसके बगल वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो और उसके सामने वाली पोजीशन को कहते हैं पैरा। तो ऐसे में आपके पास टोल्यूइन है और यहाँ मिथाइल ग्रुप पहले से है, तो पहले से प्रेजेंट ये ग्रुप क्या करता है? आने वाले नए ग्रुप या एटम का प्लेस डिसाइड करता है। तो क्योंकि इस मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। इससे इसके बगल में यानी ऑर्थो पोजीशन पे और इसके सामने यानी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो आने वाला क्लोरोनियम आयन है वो वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। तो वो या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे। इस तरह से मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह काम करता है। तो इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह काम करेगा। आया आपका AlCl3,
या तो यहाँ के H को रिप्लेस करेगा या यहाँ के H को रिप्लेस करेगा। अगर इसने यहाँ के H को रिप्लेस किया तो आपको यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और अगर इसने क्या किया, अगर इसने H ये वाला रिप्लेस किया, ये H रिप्लेस करके यहाँ CH जुड़ गया, तो मिथाइल के सामने की पोजीशन, आमने सामने की पोजीशन को आप कहते हैं पैरा, तो इस पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएगा कौन, Cl। और इस तरह से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसे आप कहेंगे पैरा क्लोरोटोलुइन या 4-क्लोरोटोलुइन, और इसे आप कह सकते हैं 2-क्लोरोटोलुइन। और ये दोनों तरह के प्रोडक्ट का एक तरह से मिक्सचर मिलने वाला है आपको, लेकिन ऑर्थो के कंपेयर में पैरा जो है स्टेबल होता है, इसलिए ये एक्सेस अमाउंट में ज्यादा बनेगा और इसकी अमाउंट लेस होगी, ये कम बनेगा। जो भी H निकला है, चाहे वो यहाँ का और यहाँ का, वो Cl के साथ मिलकर क्या बनेगा, HCl बनेगा। मैकेनिज्म की बात करें, वही मैकेनिज्म है, फिर से HCl3 ने क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरोनियम आयन बनाया, क्लोरोनियम आयन ने आकर के क्या किया, टोलुइन पर अटैक किया, टोलुइन पर अटैक किया क्लोरोनियम आयन ने, तो आपको दो तरह के इसमें क्या दे दिए, प्रोडक्ट दे दिए। दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं इंटरमीडिएट आपके। एक कंडीशन है कि क्या हो, कि यहाँ का H हट रहा हो, और दूसरा है कि कंडीशन क्या है कि H यहाँ से हट रहा हो, पैरा कंडीशन से। दोनों कंडीशन से हट सकता है। सपोज कीजिए अगर ये पैरा से हटने वाली कंडीशन पैदा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, Cl पैरा पे आ जाएगा, हटेगा, चाहे ये हटे चाहे वो हटे, हटेगा जो किसके साथ जाएगा, AlCl4- के साथ, क्या बनाएगा AlCl3, और साथ में क्या बनेगा HCl। HCl को यही माइनस कर देता हूँ, और यहाँ फिर आपको देखिए दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल गया, एक वो जिसमें पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, एक वो जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, यानी ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन। डेफिनेटली ये वाला जो है ज्यादा अमाउंट में बनेगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि बेंजीन की जगह अगर आपने टोलुइन किया, तो पहले से प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप क्या करता है, आने वाले क्लोरीन को जो है पोजीशन डिसाइड करता है। तो पहले से प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग पर आने वाले नए ग्रुप या सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि वो कहाँ आएगा। तो ये दो तरह के होते हैं, एक वो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, और दूसरे वो जो मेटा डायरेक्टिव होते हैं। बेंजीन रिंग पर पहले से प्रेजेंट अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराता है, तो उसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप। तो मिथाइल प्लस आई ग्रुप लगता है, 11th में आपने पढ़ा है। तो प्लस आई इफेक्ट से इसमें रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, जो बढ़ेगी कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो या पैरा पे, इसलिए आने वाला क्लोरीन या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पर। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट में क्या है, दोनों ग्रुप एक दूसरे के पास है, इनमें रिपल्शन होगा, यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो रिपल्शन कम है, लड़ाई झगड़ा कम है, इसलिए इस प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो जो प्रोडक्ट स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है वो कम अमाउंट में बनेगा। इस तरह से यहाँ आपको 4-क्लोरोटोलुइन या पैराक्लोरोटोलुइन की ज्यादा अमाउंट मिलेगी, और ऑलमोस्ट 20% के करीब आपको लेस अमाउंट में 2-क्लोरोटोलुइन या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी मिलेगा। इस तरह से ये हमने पढ़ा कि बेंजीन या टोलुइन से किस तरह से आप हैलोजन बना सकते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है, वो मैं आपसे डिस्कस करूं। अगर ये ही टोलुइन नाम लेते, लेकिन इस टोलुइन की हैलोजनेशन की प्रोसेस को आप किसी लेविस एसिड यानी AlCl3, FeCl3, HbBr5 की प्रेजेंस में नहीं करके सनलाइट की प्रेजेंस में करते, यानी इसी टोलुइन का हैलोजिनेशन, ये देखिए टोलुइन का हैलोजिनेशन आपने किया किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस की बजाय किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बेंजीन रिंग के H के रिप्लेसमेंट्स नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, लैटरल
H एक एक करके क्लोरीन से रिप्लेस होते जाएंगे। पहले एक H एक Cl के साथ जाके क्या बना लेगा, HCl। एक H जैसे टोल्यूइन से निकलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन से जैसे ही एक H को हटाते हैं तो आपको ये नई चीज मिलती है। इस ग्रुप को आप बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। और अब इस बेंजाइल ग्रुप में यहां से H निकल गया है तो उसकी जगह एक Cl यहां आके जुड़ गया है, इसे आप कह देते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन फिर से Cl2 से सनलाइट में ही करवाएं तो फिर यहां से H निकलता है, वापस Cl के साथ जाता है और क्या बना देता है, HCl। और अब इस H की जगह पे यहां क्या आ जाता है, Cl। यानी कुल मिलाकर सेकंड स्टेप तक आते आते इस टोल्यूइन के मिथाइल ग्रुप से आप देख रहे हैं कितने H निकल गए हैं, 2 H निकल गए हैं। इस ग्रुप को कहते हैं बेंजल। तो ये बेंजल हो गया और इस बेंजल की दोनों फ्री वैलेंसी पर एक क्लोरीन तो पहले से ही था, एक क्लोरीन इस H की जगह और आ गया, आपको मिल गया क्या, बेंजल क्लोराइड। अभी भी यहाँ H है तो ये रिएक्शन आगे और बढ़ेगी, फिर से वही अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में क्लोरीन रिएक्ट करेगा और लास्टली जो एक H बचा था लेटरल चेन में वो भी निकल जाएगा। और इस तरह से आपको जो है ये स्थिति देखने को मिलेगी जहां कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्री हो गई है। इस कंडीशन में इसे कहते हैं बेंजो। तो ये बना बेंजो। बेंजो की तीनों फ्री वैलेंसी, 2 पे तो पहले से क्लोरीन थे, इस H की जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, निकल के आ गया बीच में से HCl। तो बेंजो जुड़ गया क्लोराइड से, नाम हो गया बेंजो क्लोराइड। इट मींस अगर टोल्यूइन का हैलोजिनेशन लेविस एसिड की बजाय अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हो तो इसकी लेटरल चेन के H एक एक करके हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑर्थो या पैरा क्लोरोटोलुइन की बजाय बेंजो क्लोराइड मिलता है। ये हमारा वेरी फर्स्ट मेथड हुआ जहां आपने पढ़ा कि कैसे किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम गेन कर सकते हैं किसी एरोमेटिक हैलाइड या हेलोएरीन को या एरिल हैलाइड। आइए अब सेकंड मेथड पढ़ें। बड़े इंपॉर्टेंट मेथड आप पढ़ रहे हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री के ये, और ये प्रोसेस एरोमेटिक की जो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसलिए बड़ी समझने वाली जरूरत है आपको, क्योंकि बार बार जहां एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे वहां ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। आइए सेकंड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। डाईएजोटाइजेशन ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th लेसन पढ़ेंगे, आपकी आरबीएससी में ये 13th लेसन है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो वहां पे आपको बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप दिखेगा। इस बेंजीन पर NH2 मींस एमिनो ग्रुप दिखेगा। जब एमिनो ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे जुड़ा होता है तो इस कंपाउंड का एक नाम और के लिए रखा गया है एनिलीन। तो आपको ये एनिलीन दिखेगा। इस एनिलीन से भी आप हेलोएरीन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो एनिलीन होता है इसकी रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के एक्सेस से करवाते हैं। होता क्या है, ये सोडियम नाइट्राइट और HCl पहले आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरह से आपको मालूम है फर्स्ट ग्रुप का सोडियम 17 ग्रुप का हैलोजन, बड़ा स्नेह है, बड़ा अफेक्शन आपस में, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं NaCl। H जो निकला है वो NO2 के साथ मिलके बनाता है HNO2, जिसे आप कहते हैं नाइट्रस एसिड। इस तरह से जो आपने फ्रेशली नाइट्रस एसिड प्रिपेयर किया है, ये नाइट्रस एसिड फिर फर्दर एक्सेस में जो आपके पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसके साथ मिलकर इस एनिलीन से अराउंड 273 केल्विन मींस ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये दोनों मिलकर
इस एनिलीन से रिएक्ट करते हैं और इनके साथ मिलके एक डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। डाइएजोनियम ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताऊं। डाइएजोनियम ग्रुप ये ग्रुप आपका जहां दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों की वजह से फ्री है, इसी को एजो ग्रुप कहा जाता है। ये एजो ग्रुप के एक तरफ तो आपका ये बेंजीन जुड़ जाएगा और एक तरफ इसके कोई मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन जुड़ जाएगा, तो डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो देखिए होगा क्या यहां पर, एक एन यहां है, एक एन ये वाला और एक Cl ये वाला लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं एनिलीन पे ये N और ये Cl, एनिलीन पे ये N और Cl, बचा क्या हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन। सबको पता है हाइड्रोजन का नाम ही हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कितने यहाँ पर वाटर बनाएंगे। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 2 और एक वाटर मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यहाँ कितने बना दीजिए 2 में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन आपके कंज्यूम हो रहे हैं। तो देखिए 1 2 एंड 2 ये 4 हाइड्रोजन। इस तरह से ये जो आपको मिला सॉल्ट इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। 13th लेसन जो आरबीसी का है, 4th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन जो है, वहां आपको ये मिलने वाला है डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको हम एरोमेटिक केमिस्ट्री का जीआर कहते हैं, ग्रीनार रिएजेंट कहते हैं। इस ग्रीनार रिएजेंट से आप हर चीज बना सकते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री की, इसलिए इसको एरोमेटिक का कहा है। तो मैंने क्या कहा कि जब एनिलीन की रिएक्शन 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर सोडियम नाइट्राइड और HCl के एक्सेस अमाउंट से होती है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। इस रिएक्शन को डाइएजोनाइजेशन कहते हैं। इसमें हुआ क्या, सोडियम नाइट्राइड और HCl पहले मिलकर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बना रहे हैं आपके लिए। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो नाइट्रस एसिड हुआ है वो फिर HCl के एक्सेस के साथ मिल रहा है और मिलकर डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये डाइएजोनियम सॉल्ट जो है ये फर्दर रिएक्ट करता है। अगर आप इस डाइएजोनियम सॉल्ट को HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, या अगर आप यहां HBr लेना चाहते हैं यहां, तो आप इसे हीट कर दीजिए क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। यानी जब हम इसी डाइएजोनियम सॉल्ट को फर्दर या तो HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर HBr के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है यहां पर आपका ये एजो ग्रुप है ब्रेक डाउन हो जाता है, ये यहां से निकल जाता है। किस फॉर्म में, N और L मिलके नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। अब आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, यहां से जो HCl अगर आपने लिया है तो उसका Cl इस बेंजीन रिंग पर आ जाता है और जो Cl यहां था वो इस HCl के H के साथ जाकर के फिर से क्या बना लेता है, HCl बना देता है। अगर आपने इस रिएक्शन में ये नहीं किया, आपने ये लिया है, अगर ये लेते हैं तो देखिए क्या होगा, इसे मैं हटाऊं, ये ले लें कोई इश्यू नहीं है, वापस नाइट्रोजन अलग चला जाएगा, HBr का HCl को लेके HCl बनाएगा और ये Br इस रिंग पर आकर के जुड़ जाएगा और इस तरह से आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने क्या किया, इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ गर्म किया, हीट किया, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया। अगर आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ हीट किया तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल गया। तो इस तरह से डाइएजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ या क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ गर्म करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने की जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं
सैंडमेयर्स रिएक्शन, क्योंकि इसके बारे में सैंडमेयर ने बताया तो इसे सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड से आपको क्या मिल गए, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिल गए हैं। अगर आप थोड़ा सा गाटरमान आए और गाटरमान ने इस चीज को इम्प्रूव करते हुए बोला, उन्होंने ये कहा कि गाटरमान ने कहा कि हम HCl या HBr के साथ, HCl या HBr के साथ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड को लेकर केवल कॉपर पाउडर ले लें और इस कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में भी क्या करें, हम डाइसोनियम साल्ट को HCl या HBr के साथ हीट कर दे तो भी हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाएंगे। यानी अगर सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड को आप कॉपर पाउडर से रिप्लेस कर दें तो इसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा गाटरमान रिएक्शन। तो इस तरह से ये डाइएज़ोटाइजेशन का प्रोसेस हुआ जिससे आपने हेलोबेंजीन बनाई। मैंने आपको बताया एनिलीन क्या कर रहा है, सोडियम नाइट्राइड और HCl के एक्सेस से 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर रहा है, डायज़ोनियम सॉल्ट बना रहा है। डायज़ोनियम सॉल्ट क्या कर रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HCl या HBr के साथ हीट करने पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना रहा है, जिसे आप सैंडमेयर रिएक्शन कह रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की बजाय HCl या HBr को कॉपर पाउडर के साथ हीट कर दिया है तो भी आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। इसके बारे में गाटरमान ने बताया, तब इस रिएक्शन को आप गाटरमान रिएक्शन कह देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि डाइएज़ोटाइजेशन के थ्रू पहले एनिलीन से डाइसोनियम सॉल्ट और फिर डाइसोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए जा सकते हैं। यहां से ABCD टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई एक कंपाउंड A है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर पर और एक कंपाउंड B बनाता है। ये कंपाउंड B जो है इसको फर्दर कॉपर पाउडर के साथ आप हीट करते हैं और साथ में HBr लेते हैं तो आपको कंपाउंड C मिलता है। ठीक है, तो A, B और C को आइडेंटिफाई कीजिए और केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो A आपके लिए एनिलीन हो जाएगा, B जो बना है वो डाइसोनियम सॉल्ट है, उसको कॉपर पाउडर और HBr के साथ हीट करने पर जो C बना है वो आपके लिए ब्रोमोबेंजीन है। इस तरह से ABC टाइप का जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को देते समय वो आपको इस एनिलीन का फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको भी वो एक ही जगह लिख देता है। इस एनिलीन के फॉर्मूले को क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 C6 H देखिए 1 2 3 4 5 यहां का रिप्लेस कर चुके हैं, 5 and 2 7 और साथ में N। तो इस तरह से भी आ जाता है कि एक कंपाउंड A जिसका फॉर्मूला C6H7N है वो NaNO2 और HCl से 273 केल्विन पर रिएक्ट करके कंपाउंड B बनाता है जो कॉपर पाउडर और HBr की प्रेजेंस में हीट करने पर C बनाता है। ABC को आइडेंटिफाई कीजिए और केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे सेकंड मेथड की डाइएज़ोटाइजेशन, जिसमें आपने एनिलीन से डाइसोनियम सॉल्ट और फिर उससे पहले सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू और फिर गाटरमान रिएक्शन के थ्रू बनाया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अब हम आगे बढ़े हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। हुंसडीकर्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर को याद रखिए, गाटरमान को याद रखें और अब ये हुंसडीकर ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे भी ध्यान देना। हुंसडीकर क्या कहते हैं, हुंसडीकर कहते हैं कि जब आप बेंजोइक एसिड क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये बेंजीन है। अगर बेंजीन के एक H एटम को आप रिप्लेस कर देते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से,
COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये बेंजीन पर जब H के स्थान पर, H की प्लेस पर COOH आ जाता है तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। और जब किसी एसिड में से H+ रिमूव करते हैं तो उसका नेगेटिव आयन बनता है फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, तो इस बेंजोइक एसिड से बेंजोएट बनता है। जब इस बेंजोएट के नेगेटिव आयन में हम यहाँ सिल्वर जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है सिल्वर बेंजोएट। यानी ये सिल्वर बेंजोएट क्या है? जो बेंजोइक एसिड है उसकी सिल्वर सॉल्ट को ही आपने सिल्वर बेंजोएट कहा है। जब आप इस सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर क्या है? Br2 जो है ब्रोमीन के सैचुरेशन सॉल्यूशन को जो वाटर में प्रिपेयर किया जाता है सॉरी आप ब्रोमीन वाटर कह देते हैं। तो ये ब्रोमीन वाटर क्या करता है? रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में? CCl4। CCl4 को यहाँ इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करते हैं। तो जब CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर सिल्वर बेंजोएट से या कहिए कि बेंजोइक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सिल्वर की ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ जाने की बड़ी टेंडेंसी होती है। ये इनके साथ AgBr का प्रेसिपिटेट बना करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। साथ ही यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं? जिन रिएक्शंस में हीटिंग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है CO2, उन्हें हम कह देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ CO2 में निकलती है। AgBr प्रेसिपिटेट है, नीचे सेटल डाउन हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऊपर रिमूव हो गई है। अब बचा क्या? Br जो किस पर आ गया? बेंजीन रिंग पर। इस तरह से बेंजीन रिंग पर जब Br आ गया, ये देखिए, तो आपको क्या मिल गया? ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से सिल्वर बेंजोएट जब CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो आपको ब्रोमो बेंजीन मिलता है। साथ ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण बाहर निकल जाती है, AgBr प्रेसिपिटेट होने के कारण नीचे सेटल हो जाता है। इस तरह से बनने वाला ब्रोमो बेंजीन प्योर स्टेट में मिलता है। इसलिए जो ब्रोमाइड्स हैं, जो ब्रोमो डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के, उनको बनाने के लिए मुंसदीकर बेस्ट मेथड है किसी भी ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए। कल मैंने आपको डार्जन्स प्रोसेस बताई थी, जहां मैंने बताया था कि थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्ट करते हैं अल्कोहल तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। बनने वाला SO4 HCl गैसियस और एसिडिक है, जो पीरियडियम के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाते हैं और प्योर स्टेट में क्लोराइड मिला था। तो डार्जन प्रोसेस क्लोराइड को बनाने का बेस्ट मेथड था और मुंसदीकर ब्रोमाइड को बनाने का बेस्ट मेथड है। तो इस तरह से मुंसदीकर मेथड ने क्या किया? बेंजोइक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन वाटर के साथ CCl4 की प्रेजेंस में गर्म किया, आपको ब्रोमो बेंजीन मिला, CO2 गैस के कारण बाहर निकला, AgBr नीचे सेटल डाउन हो गया प्रेसिपिटेट के रूप में। हाँ, अगर आप यहाँ किसी एलिफेटिक एसिड जैसे ये देखिए CH3COOH, इसे आप एसिटिक एसिड कहते हैं या हमारी IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसे एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो जब इस एसिटिक एसिड के H को हटा देंगे तो बेंजोइक एसिड से H हटाने पे बेंजोएट मिला था, तो एसिटिक एसिड से H हटाने पे CH3COO- एसीटेट मिल गया। आप इससे भी क्या जोड़ दीजिए? सिल्वर, इसका लोकली नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट। वही सिल्वर एसीटेट लीजिए, इसको भी ब्रोमीन वाटर के साथ हीट कीजिए, वही सॉल्वेंट के रूप में यहाँ CCl4 को यूज कीजिए, वही AgBr बनने वाला प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ से वही क्या निकल जाएगी? CO2 गैस और CH3Br बन जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ ब्रोमोमेथेन बन गई, CO2 गैस के रूप में इवॉल्व हो गई, AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन हो गया। इस तरह से आपने एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन भी मुंसदीकर मेथड से कर लिया। यानी मुंसदीकर मेथड एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन का भी बेस्ट मेथड है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जितने कार्बन का भी एसिड आप यहाँ लेंगे उससे एक कार्बन का हैलाइड, एक कम कार्बन का हैलाइड आपको यहाँ पर
मिलेगा, क्योंकि वो एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा तीसरा मेथड हुआ एलाइन हैलाइड को बनाने का, जिसे हमने नाम दिया मुस्टिकर रिएक्शन। अब एक लास्ट मेथड और हम पढ़ेंगे, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आप एल्कोहल फिनोल ईथर का पढ़ने वाले हैं, वहां फिनोल की